जी फैसल, ये एसी ऑफ करा दो। अच्छा जी, ये कल हमने पढ़ा था अगर इंटरेस्ट इनकम 5 मिलियन तक है तो आपकी जाएगी फाइनल टैक्स रिजीम में डिविडेंड की तरह, भाई ये वाला वो नहीं, 15% रेट लगेगा, फाइनल टैक्स रिजीम में जाएगी। और अगर इंटरेस्ट इनकम 5 मिलियन या उससे ज़्यादा है तो फिर सारी की सारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। तो इसमें हमने ये 2 एग्जांपल्स की थी। एक साहब 30 लाख सैलरी कमा रहे थे 3 मिलियन, और 4 मिलियन इंटरेस्ट इनकम कमा रहे थे। तो 3 मिलियन चला गया इनकम फ्रॉम सैलरी में, उस पे टेबल 1 वाले रेट लग गए या 2 वाले, जो भी टेबल लगता है। और वो जो 4 मिलियन पड़ा हुआ है 4 मिलियन, उसके ऊपर रेट लग गया 15%, यानी ये फाइनल टैक्स रिजीम में गिर गया। और दूसरी हमने एग्जांपल की थी 3 मिलियन और 7 मिलियन वाली। इसमें सारा 7 मिलियन, क्योंकि 5 मिलियन से ज्यादा था इंटरेस्ट, तो सारा 7 मिलियन हमने गिरा दिया था इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इस पे कोई 15% अलग से नहीं लगाया था। और टेबल 1-2 कैसे लगाते हैं वो आपको पता है, टैक्सेबल इनकम का 75% लेते हैं, सैलरी उससे कम आ रही थी, इसलिए हमने कौन सा टेबल लगा दिया था, टेबल 1। ओके, अच्छा पहला सवाल ये है कि ये इंटरेस्ट इनकम किसको मिलती है और कौन देता है। तो ये देखिएगा, बैंक में कोई बंदा पैसे रखवा दे, बैंक में कोई बंदा पैसे रखवा दे, या हुकूमत के पास कोई बंदा पैसे रखवा दे। हुकूमत की अक्सर नेशनल सेविंग स्कीम होती हैं, जैसे कि वो नेशनल सेविंग स्कीम वाली बात ऊपर पड़ी हुई थी। तो हुकूमत की अक्सर नेशनल सेविंग स्कीम्स होती हैं, अगर आप उसमें पैसा रखवा दें या बैंक में पैसा रखवा दें तो क्या होता है, अ टैक्स शैल बी इम्पोज्ड एट 15% ऑन एवरी इंडिविजुअल एओपी। तो इंडिविजुअल और एओपी लिखें कमा रहे हैं और गवर्नमेंट या बैंक इंटरेस्ट दे रहे हैं। इंडिविजुअल या एओपी कमा रहे हैं और गवर्नमेंट या नेशनल सेविंग स्कीम वाले दे रहे हैं, बैंक दे रहा है। हु रिसीव्स इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अ प्रेस्क्राइब्ड पर्सन। प्रेस्क्राइब्ड पर्सन कौन है जी, बैंक या गवर्नमेंट। अच्छा, ये लोग बताएं जी टैक्स कैसे लगाएंगे, ग्रॉस अमाउंट के ऊपर या खर्चे माइनस करके, ग्रॉस अमाउंट के ऊपर। दिस सेक्शन शेल नॉट अप्लाई का मतलब पता है क्या होता है, 15% टैक्स नहीं लगेगा, 15% टैक्स अगर इंटरेस्ट 5 मिलियन से ज्यादा है। ये हमारी जो दूसरी एग्जांपल थी, अगर इंटरेस्ट 5 मिलियन से ज्यादा है तो 15% रेट, बल्कि कौन से वाले रेट लगेंगे, टेबल 1 और 2 वाले। अच्छा जी, दिस सेक्शन शेल नॉट अप्लाई टू ना प्रॉफिट ऑन डेट दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स का क्या मतलब है, हो सकता है इंटरेस्ट इनकम कोई माफ कर दे हुकूमत, हुकूमत वैसे इंटरेस्ट इनकम माफ नहीं करती, लेकिन कोई हो सकती है ऐसी इंटरेस्ट इनकम जो माफ हो जाए। हमारे सिलेबस में वैसे इंटरेस्ट इनकम एग्जेम्प्ट वाली कोई नहीं है फिलहाल जो मेरे जहन में आ रही हो, किसी चैप्टर में आ गई तो वेल एंड गुड। तो अगर मोहतरम कोई इंटरेस्ट इनकम माफ है तो क्या उस पर भी 15% रेट लगेगा, या अगर लाख रुपया बंदे ने इंटरेस्ट कमाया तो उसको लाख पूरा मिल जाएगा, उसको लाख पूरा मिल जाएगा। ओके, अच्छा ये 1 मिनट रुक जाए भाई, आप लोग इधर हो जाओ, आप उधर हो जाओ, आप रहने, अच्छा हाँ आप भी थोड़ी सी जगह निकाल दो भाई, आप भी थोड़ा सा इधर हो जाए, आगे आ जाए, क्लासेस वाले भाई आगे आने, आगे आ जाए। चलें ठीक है, बस शुक्रिया। अच्छा जी भाई, किन 2 सूरतों में 15% रेट नहीं लगेगा, अगर इंटरेस्ट इनकम 5 मिलियन से ज्यादा हो
या इंटरेस्ट माफ हो। अच्छा, अब ये टैक्स जाके ना जमा कराना आपकी जिम्मेदारी नहीं होती, ये टैक्स जो है वो विद होल्डिंग एजेंट खुद ही काट लेता है। विद होल्डिंग एजेंट है, इधर लिखें गवर्नमेंट और बैंक, गवर्नमेंट और बैंक। विद होल्डिंग एजेंट का क्या मतलब है? अच्छा, ये एजेंट इससे इसलिए कह रहे हैं ये हुकूमत का एजेंट है, ये हुकूमत के लिए काम कर रहा है बैंक। यानी लाख रुपया किसी पर्सन ने इंटरेस्ट कमाया, किसी इंडिविजुअल ने इंटरेस्ट कमाया, और बैंक ने उसे लाख देने की बजाय एमसीबी बैंक ने किसी मिस्टर वसीम साहब को लाख रुपया देने की बजाय कितने दे दिए? 85,000। क्यों दिए? क्योंकि 15% उन्होंने इंटरेस्ट काटना था। विदहोल्डिंग एजेंट शेल डिडक्ट टैक्स ऑन द ग्रॉस अमाउंट, ये एग्जांपल अभी नहीं करनी। विदहोल्डिंग एजेंट शेल डिडक्ट टैक्स ऑन द ग्रॉस अमाउंट एट द रेट ऑफ, बोलें 15%। क्लियर? गवर्नमेंट खुद भी टैक्स काट लेती है। गवर्नमेंट के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, तो गवर्नमेंट लाख रुपए देने से पहले 15,000 टैक्स काट के अपने खजाने में जमा कराती है, बाकी 85 उसे दे देती है। तो गवर्नमेंट किसी बंदे को इंटरेस्ट दे या बैंक किसी बंदे को इंटरेस्ट दे, तो गवर्नमेंट के खजाने में कितने लाख रुपए पे चले जाएंगे? 15,000। अच्छा, ये एक बात आज इधर कर दूं, असल में ये टैक्स जमा करवाना ना आपकी जिम्मेदारी नहीं होता। तो ये जो 15% वाला है वो मैं कह रहा हूं, तो असल में इसमें होता ऐसे है कि हम टैक्स कैलकुलेट करके रख लेते हैं, लेकिन ये जमा हम नहीं करवाते। जरा देखिएगा, 4 मिलियन पे जो टैक्स बनता था कितने %? ये 6 लाख हमने जाके हुकूमत को जमा करवाना है, या किसी बंदे ने काट के ऑलरेडी जमा करवा दिया होगा? बैंक ने ऑलरेडी काट के हुकूमत के खजाने में जमा करवा दिया होगा। तो मोहतरम, ये टैक्स हुकूमत तक पहुंच चुका होता है, इसलिए ये फिगर पेएबल टू गवर्नमेंट नहीं है। इसलिए हम कल वाले न्यूमेरिकल 1 में लेस करेंगे टैक्स फाइनल टैक्स रिजीम वाला, जो कि ऑलरेडी डिडक्टेड हो चुका है, हुकूमत तक पहुंच चुका है 6 लाख। इसको माइनस कर देंगे ताकि हम हुकूमत के ख़जाने में 282,500 जमा करवाएं। अब आप पूछेंगे इंटरेस्ट इनकम का टैक्स ऐड करके लेस क्यों किया? ऐड इसलिए किया कि हम न्यूमेरिकल में एग्जामिनर को शो करें कि उसने इंटरेस्ट कमाया था, मुझे उसका टैक्स निकालना आता है, और लेस इसलिए किया कि एग्जामिनर को बताएं कि ये टैक्स उसने जमा नहीं करवाना, ये तो हुकूमत के ख़जाने में पहुंच चुका है, उसने सिर्फ साल के एंड पे 2,82,500 जमा करवाना है, क्योंकि 6 लाख उसका बनता था वो पहुंच चुका है। 6 लाख उसका बनता था वो पहुंच चुका है। आ जाके हमने सिर्फ क्या जमा करवाना है? 282,500। तो डिविडेंड के लिए भी इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ना न्यूमेरिकल्स में मैं इसी तरह करवाया करूंगा। डिविडेंड का टैक्स पहले हम निकाला करेंगे, निकाल के हम कहा करेंगे हमारा टोटल टैक्स ये है, ये हमारा क्या है, लेकिन टोटल टैक्स हमने जमा तो नहीं कराना। टोटल टैक्स में से कितना टैक्स हमारा पहले ही हुकूमत पे पहुंच चुका होगा? सैलरी वाला टैक्स तो हम खुद ही जमा कराते हैं ना, उसको छोड़ें। ये वाला टैक्स हुकूमत तक पहुंच चुका होगा, तो इसको क्या कर दें? माइनस कर दें। चलें, ये एग्जांपल 1 में मैंने करवाया है, 2 में नहीं करवाया, प्लीज। एग्जाम्पल 1 में छोटी सी कोई जगह निकालें और लेस करें 6 लाख। इसलिए मैंने 882,500 के नीचे कल डबल अंडरलाइन नहीं लगाई थी। तो बताएं जी, कितना टैक्स हमारा बनता है? बोलें बोलें बोलें। बनता टोटल
882 भाई उधर ही रखो कैमरा। 882,500 हमारा बनता है। कितना हुकूमत के पास पहुंच चुका है? 6 लाख। कितना और पहुंचेगा? ओके आगे चलें जी। ये मैंने आपको इस लाइन का मतलब लिखवाया है, विदहोल्डिंग एजेंट शेल डिडक्ट टैक्स। वो तो टैक्स काट लेगा, तो फिर हमें दोबारा खुद जमा करवाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इफ इंटरेस्ट इनकम इज ग्रेटर देन 5 मिलियन, फिर क्या करें? इधर देखें ना, दिस सेक्शन शेल नॉट अप्लाई अगर ग्रेटर ऑफ 5 मिलियन से। फिर करें क्या अगर 5 मिलियन से ग्रेटर हो? इट वुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्स में चला जाएगा, जैसे कि हमारी एग्जांपल नंबर 2 है। और ये कौन सी थी? एग्जांपल नंबर 1। यार मेन बात सारी खत्म हो गई है। अब आई कैप का अल्लाह भलाई करे, जब चीज़ें उठाने पे आते हैं ना किसी सेक्शन से, तो ब्लाइंडली चीज़ें उठा लेते हैं, ये नहीं देखता कि क्या चीज़ आपके स्कोप की है क्या नहीं है। अब ये 2-3 चीज़ें रट्टा प्रोग्राम है, तो ये मैं पढ़ने लगा हूँ। जिस हद तक एक्सप्लेन करूँगा उससे ज़्यादा आपने नहीं पूछना। तो और भाई ये जो है ना, प्लीज़ ऐसे ना सोचा करे, कोई किसी बंदे के जहन में ना आए यार ये लाइन जो है वो जल्दी जल्दी पढ़ा दी थी, इसमें ये बात मुझे समझ भी नहीं आई, तो इसको ज़रा ज़्यादा एक्सप्लेन कर देते तो मेरे ख्याल से बेहतर होता। मोहतरम टीचर को पता होता है किस चीज़ को क्या कैसे एक्सप्लेन करना है। ये सब सेक्शन 4 में सिर्फ एक लाइन थी, इस एक लाइन को समझाते समझाते हमारे को 15-20 मिनट लग गए थे, क्योंकि पता है कि पेपर में ये किस लेवल तक आई कैप टेस्ट कर सकता है, और ये टेस्ट होनी है कैसे होनी है, और उसको कैसे फिर पेपर में टैकल करना है। तो टीचर नोज कि किस बात को किस डेप्थ में लेके जा सकते हैं, किसको नहीं लेके जा सकते। तो जहाँ कह दिया जाए जितना आपको करवाया जा रहा है उतना आपके लिए काफ़ी है, तो वहाँ आप तजर्बे ना किया करेंगे, नहीं फिर भी थोड़ा सा तो बता दें। ओके अच्छा यार, ये एक अजीब सी बात नीचे लिखी हुई है, नोट फॉर कंपनीज इंटरेस्ट इनकम फॉल्स अंडर नॉर्मल रिजीम। कंपनीज के लिए इंटरेस्ट इनकम नॉर्मल रिजीम है। अब आप इसके रेट पूछने लग जाएंगे, मुझे रेट बताएं इसके क्या है, कंपनीज कैसे इस पे टैक्स है। ओ भाई कंपनीज की टैक्सेशन नहीं है सिलेबस में, ज्यादा बात होती तो मैं खुद आपसे कर देता जी। कंपनीज बताएं इस पे किस रिजीम के तहत टैक्स लगाएंगी, चाहे 5 मिलियन से ज्यादा कमाएं चाहे 5 मिलियन से कम कमाएं। कंपनीज के लिए 5 मिलियन की कैद नहीं है, सारी कंपनीज के लिए ये नॉर्मल रिजीम है। और नॉर्मल रिजीम भी कौन सी है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसको इस तरह लिख लें, कंपनीज अर्निंग इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट कमा रही हैं, कंपनी जो इंटरेस्ट कमा रही हैं, तो कंपनी के लिए ये इनकम फ्रॉम बोले अदर सोर्स है। कोई ऐसा भी तो हो सकता है ना, पीटीसीएल किसी बैंक में पैसे रखवा दे, तो पीटीसीएल इंटरेस्ट कमाएगी, तो ये कौन सी इनकम होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ओके ये एक और अटा प्रोग्राम है, ये देखें, इंटरेस्ट इनकम ऑन बहबूद सर्टिफिकेट्स। ये कोई हुकूमत ने इशू किए हैं, ये नेशनल सेविंग नहीं है, इनका अलग नाम है बहबूद सर्टिफिकेट्स। या पेंशनर्स को भी कई दफ़ा हुकूमत इंटरेस्ट देती है जिनके पेंशन अकाउंट खुले होते हैं बैंक में। तो प्रॉफिट ऑन डेट यानी इंटरेस्ट इनकम ऑन बहबूद सर्टिफिकेट्स एंड पेंशन बेनिफिट अकाउंट्स इज टैक्सेबल अंडर, चाहे 5 मिलियन से ज्यादा हो चाहे 5 से कम हो, ये हमेशा ही कहाँ गिरेगा जी? नॉर्मल टैक्स रिजीम में। और इसमें तो आगे निहायत ही एक रट्टा प्रोग्राम है, विद मैक्सिमम रेट ऑफ 10%। इसकी न्यूमेरिकल इंप्लीकेशन नहीं है हमारे स्कोप में, विद मैक्सिमम रेट ऑफ 10%। और ज्यादा से ज्यादा रेट इन पे कितना लग सकता है? 10% से ज्यादा रेट इन पे नहीं लग सकता, इसके न्यूमेरिकल कोई करने की जरूरत नहीं। ओके अच्छा जी, अगली बात को जरा समझिएगा, मैं इसको उर्दू में लिखवाने लगा हूं। इसमें ना ये ब्रैकेट वाली चीज काट दें, ये यहां मुनासिब नहीं है, इसको काट दें। If interest is earned through, then it is taxable under, in case of, under the head income from other source। यार लोन एग्रीमेंट क्या होते हैं? लोन एग्रीमेंट होते हैं, लिखें, दो बंदों ने लोन एग्रीमेंट लिख के, दो बंदों ने लोन एग्रीमेंट किया और एक ने दूसरे को लोन दे दिया। प्लीज प्लीज लिखें, दो बंदों ने लोन एग्रीमेंट किया और ए ने बी को लोन दे दिया। लिखो लिखो लिखो, दो बंदों ने लोन एग्रीमेंट किया और ए ने बी को लोन दे दिया। भाई आप दोनों आगे आ जाओ, जगह है।
दो बंदों ने लोन एग्रीमेंट किया और ए ने बी को लोन दे दिया। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, ये ए ने बी को लोन दिया तो ये किसकी इनकम होगी? ए ने बी को लोन दिया, लोन, ए ने लोन दिया तो बी ने लोन लिया। सोचे सोचे, जब ए उधार देगा तो ए इंटरेस्ट मांगेगा, ए इंटरेस्ट मांगेगा। क्लियर? तो लिख ले, ये ए की इंटरेस्ट इनकम होगी और ये अदर सोर्स में जाएगी। ये ए की इंटरेस्ट इनकम होगी और ये अदर सोर्स में जाएगी। इन्होंने लिखा है भाई, आपने लिखा, आपने लिखी है ये बात? दिखाओ ये आखिरी वाली बात लिख ली है ना? चलो गुड। तो ये ए की कौन सी इनकम होगी हजरात? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी। अच्छा यार, ये एक बात जरा गौर से सुनिएगा। आप कह रहे होंगे ये ए और बी का लोन एग्रीमेंट हो गया, तो बैंक से भी तो लोन एग्रीमेंट ही होता है, गवर्नमेंट से भी तो लोन एग्रीमेंट ही होता है। भाई वो बैंक से और गवर्नमेंट से जो लोन एग्रीमेंट होते हैं ना, उनको लोन एग्रीमेंट इतना फॉर्मल नहीं कहा जाता। उनके प्री सेट फॉर्मेट बने होते हैं, पहले से ही फॉर्मेट बने होते हैं। आप जाते हैं, फॉर्म पकड़ते हैं, साइन करते हैं, लोन मिल जाता है। इसमें कोई एग्रीमेंट्स, टर्म्स एंड कंडीशंस कोई इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि उनके बैंक के प्री सेट फॉर्मेट होते हैं। तो ये लोन एग्रीमेंट्स आपस में कुछ चंद एक दो लोग आपस में करें तो फिर है ये लोन एग्रीमेंट। असल में लिख ले, लोन एग्रीमेंट असल में यहां से मुराद है अदर देन, बोले 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 प्लीज, अदर देन बैंक और गवर्नमेंट। बैंक और गवर्नमेंट के अलावा अगर कोई लोन के मुआहदे हो रहे हैं ना लोगों में, तो वो कहां फॉल करेंगे? इनकम फ्रॉम, चाहे 5 मिलियन से ज्यादा हो, चाहे 5 मिलियन से। अब आप बल्कि ऐसा करें, इन तीनों पॉइंट्स में लिख लें। ये देखें, इन तीनों पॉइंट्स में, एक मिनट देखिएगा, मैं गलत कर दिया यहां पे। ये जो इन तीनों पॉइंट्स हैं, ये आखिरी तीनों पॉइंट्स में, चाहे लोन 5 मिलियन से ज्यादा हो, चाहे 5 मिलियन से कम हो, इनके रूल यही हैं। ओके, तो आप बता दें जी, कासिम बाबर को लोन दे दे तो 5 मिलियन से ज्यादा हो या 5 मिलियन से कम हो, इंटरेस्ट दोनों सूरतों में क्या होगा? अदर सोर्स में जाएगा। लेकिन अगर बैंक लोन दे या बैंक के पास आप पैसे रखवाएं या गवर्नमेंट के पास आप पैसे रखवाएं, फिर 15% लगेगा अगर, और अगर उससे ज्यादा है। क्लियर? अच्छा जी, नाउ सम अप प्लीज। अगर इंडिविजुअल और एओपी, जरा देखिएगा, अगर इंडिविजुअल और एओपी इंटरेस्ट कमाएं तो ये रूल्स हैं। ऐसा ही है, अगर इंडिविजुअल एओपी इंटरेस्ट कमाए तो ये रूल्स हैं। 5 मिलियन से ज्यादा है तो नॉर्मल, 5 मिलियन से कम है तो 15%। और इंटरेस्ट देने वाला इंटरेस्ट काट के पैसे देगा या काटे बगैर पैसे देगा? काट के पैसे देगा। ये मोटी मोटी बात इंडिविजुअल एओपी के लिए लिखी थी, पता नहीं इतनी लंबी तमहीद क्यों इसने बांध दी। नंबर 2, कंपनी अगर इंटरेस्ट कमाए, यानी कंपनी अगर बैंक में पैसे रखवा दे तो कंपनी के लिए कौन सी इनकम होगी? नॉर्मल टैक्स रिजीम की। अच्छा, अब दो बातें अजीब सी थी। दो बंदों के दरमियान अगर लोन का मुआहदा हो जाए, बैंक और हुकूमत बीच में इन्वॉल्व ना हो, तो इस मुआहदे का नाम क्या बनेगा? बोलें, लोन एग्रीमेंट। तो लोन एग्रीमेंट के केस में सारा ही इंटरेस्ट कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। और अगर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है तो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एनटीआर का मतलब ही होता है, लिख लें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, यानी किसी हेड ऑफ इनकम में जाएगा। ओके यार, अब ये पहला वाला सिनेरियो जहन में रखें। पहला वाला सिनेरियो क्या था? पहला वाला सिनेरियो, बोलें भाई जो कल पढ़ा है पहले वाला सिनेरियो। और सैलरी छोड़ें, सैलरी को सर में मारना है। जिसमें आपने कितना इंटरेस्ट कमाया था? 4 मिलियन। तो 4 मिलियन पे क्या रेट लगाया था?
15%। और ये 15% किसी हेड ऑफ इनकम में गिरना है या फाइनल रजीम है? इस 4 मिलियन की करेक्टरिस्टिक्स अगर मैं पढ़ूं चैप्टर 4 में जाके, इस 4 मिलियन की अगर मैं करेक्टरिस्टिक्स पढ़ूं चैप्टर 4 में जाके, ओए आजा जल्दी जल्दी आजा, चैप्टर 4 में ये जो पेज था इसमें सेक्शन 8 उसमें 7B भी लिखा हुआ था। 7B, अगर इंटरेस्ट कम है 5 मिलियन से, अगर इंटरेस्ट, फिर बातें मैं करने लगा हूं, अगर 5 मिलियन से कम है किसी हेड ऑफ इनकम में, ये जो 4 मिलियन है हम किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं लेके गए थे, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड, इस 4 मिलियन में से खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। इसके बाद जो है इस 4 मिलियन में से ज़कात या कोई लॉसेस माइनस करने की इजाजत, डायरेक्ट इसमें 15% रेट लगाएंगे। इस 4 मिलियन के ऊपर टैक्स शैल बी डिडक्टेड, टैक्स शैल नॉट बी रिड्यूस बाय एनी टैक्स क्रेडिट। इस 6 लाख पे कोई डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा, कोई टैक्स डिस्काउंट नहीं मिलेगा। द लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन शैल बी खत्म, आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, आपने कोई टैक्स जमा नहीं कराना क्योंकि 6 लाख आपका बनेगा, 6 लाख आपका कट चुका होगा, आपकी लायबिलिटी कोई नहीं है, लायबिलिटी कोई नहीं है। साया देखें, लायबिलिटी कोई नहीं है, सिर्फ लायबिलिटी आपकी ये है, इसकी लायबिलिटी नहीं है। और आखिरी बात, आप साल के एंड पे अपनी जब रिटर्न जमा करवा रहे होंगे, एक पेज सा होता है ये जिस पे आप सारी डिटेल देते हैं, तो उस पेज पे आप हुकूमत को जरूर बता दीजिएगा मैंने इतना इंटरेस्ट कमाया है। वो तो बात आपसे कई दफा पहले भी है। इट्स ओवर। क्वेश्चन 4 पास पेपर का। अच्छा, बुक में किस सफ़े पे है? तो बुक निकाल ली हुई आप लोगों ने। क्वेश्चन 4 पास पेपर का बुक में बताएं किस सफ़े पे है? 241, 241 पे होगा बुक में। क्वेश्चन 4, नहीं सॉरी, क्वेश्चन 3। मिस्टर अनिल इज कंस्ट्रक्टिंग हिज हाउस। मिस्टर अनिल ने अपना घर बनाना चाहे फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस, और पैसे उसके पास पूरे नहीं हो रहे थे, तो उसने सोचा है कि मैं ज़ाती लोन लेता हूँ 5 लाख रुपए इस कामरान से, जिसका कारोबार है लोगों को क्या देना, लोन देना, लोन देना, जिसका कारोबार है लोगों को लोन देना। He has been advised by one of his friend that loan may be included in income। इंटरेस्ट वाली पॉइंट नहीं है ये, कोई और पॉइंट है। उसे बताया हमने ये सुना हुआ है कभी कभी लोन इनकम में चला जाता है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। वैसे लोन इनकम होता नहीं, लोन लायबिलिटी होता है कहते हैं, लेकिन हमने सुना हुआ है कभी कभी लोन इनकम में चला जाता है। आप बताओ अनिल को कि कब लोन इनकम में जाएगा, याद करें। से लिख के आएंगे पेपर में, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन, ना एडवांस एडवांस कोई नहीं है, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन बाय अ पर्सन फ्रॉम एन अदर पर्सन नॉट बीइंग अ बैंक, अदरवाइज देन बाय क्रॉस चेक और अदरवाइज देन बाय बैंकिंग चैनल शैल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये लाइन लिख के फुल स्टॉप के बाद एक लाइन और डाल के आएंगे, देयरफॉर इन दिस केस, वो वाली लाइन लिख लें आप इधर ही क्वेश्चन 4 के साथ ही। Therefore, in this case, if Anil receives loan in violation of above rule, therefore, in this case, if Anil receive loan in violation of above rule, it will be chargeable. It will be chargeable under the head income from other source. Under the head income from in the year in which it was received. जिस साल मिला उस साल। ओके, नेक्स्ट भाई, यार यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेकिन अगर आप बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लें तो फिर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं जाएगा,
फिर कोई मसला नहीं, आप कैश वगैरह में भी लोन ले सकते हैं। अब पता नहीं क्यों इस पॉइंट में बच्चे कहते हैं ये एक्सेप्शन में जाना चाहिए, और हमें तो लग रहा है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है। मोहतरम बिल्कुल नहीं, इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि उसका कारोबार मनी लेंडिंग है तो वो बैंक बन गया। भाई बैंक तो स्टेट बैंक के अंडर काम करता है, ये कहाँ से बैंक है? तो बच्चे अक्सर समझते हैं और कहते हैं इसका तो काम ही लोगों को लोन देना है, तो ये तो बैंक ही है, तो बैंक के ऊपर तो ये बैंक से आप कैश फॉर्म में लोन ले सकते हैं। बिल्कुल गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये कामरान है, ये कोई बैंक नहीं है। ओके, रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग सिचुएशन। गाड़ी आगे से आ रही है, आपने रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग सिचुएशन द प्रोविजन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। 2020 में सादिक नहीं था, सादिक को एक फ्लैट मिला था गिफ्ट के तौर पे अपने दोस्त मुमताज अलवी से। द फ्लैट वॉज लोकेटेड इन पोश एरिया, और जेड़ा भी एरिया अगे चल, एंड इट्स फेयर वैल्यू एट द टाइम ऑफ गिफ्ट वॉज 4 मिलियन। अच्छा यार, ये चीजों का मिलना किस सेक्टर में जाता है और आगे बेचना किस सेक्टर में जाता है? कोई बच्चा बता सकता है मिलना किस सेक्टर में जाता है और बेचना? मिलना अदर सोर्स के चैप्टर में डिस्कस होगा, और बेचना तो मुझे बताएं इस पॉइंट में क्या डिस्कस होने लगा है? सिर्फ मिलना, फ्लैट का मिलना। अच्छा, मिला किससे है? गिफ्ट दोस्त से। भाई एक पॉइंट कल पढ़ा था, एलए याद करना बड़ा आसान है। एलए का मतलब होता है ला, एलए का मतलब होता है ला गिफ्ट ला मुझे दे, ला गिफ्ट ला मुझे दे। तो ये जो एलए है जिसमें वो कह रहा है बंदा ला गिफ्ट ला मुझे दे, तो इसमें अगर रिश्तेदार ला गिफ्ट ला कर दे, इसको ला के दे दे, तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन फ्रेंड तो रिश्तेदार नहीं है। आप बता दें क्या ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा इसकी? जी बिल्कुल। अच्छा, अगर पोश की जगह रिमोट लिखा होता, पोश की तरह, पता नहीं क्या चीज है पोश होती है। अच्छा, अगर पोश की जगह रिमोट लिखा होता है, अच्छे इलाके के बजाय बुरे इलाके में घर दिया इसको, बहुत दूर के इलाके में, तो क्या जवाब होता? तो भी जवाब सेम होता। ऐसे ही पागल बना रहे हैं। पोश एरिया ऑफ लाहौर, अच्छा लाहौर की बजाय कराची लिखा होता, मुमताज अलवी की बजाय बाबर अलवी लिखा होता। अच्छा चल अखीर हो गया। अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, जवाब पढ़ा हूं। Any amount or fair market value of any property received without consideration or received as gift will be included income from other source of the person who received the amount of property. However, the gift received from relative, it will not be included income from other source. ये तो लॉ की प्रोविजन थी ना, इसलिए मैंने जल्दी पढ़ दी। As the gift is received by Sadiq from his dost, exemption will therefore 4.5 million being the fair value will be included in income from of Sadiq.com. अच्छा, इसमें ना न्यूमेरिकल्स हैं, इनको करने की जरूरत नहीं। जिनके पास किताब आ गई हुई है नीचे चैप्टर में, वो इंशाल्लाह उससे बेहतर न्यूमेरिकल चैप्टर 19 हमारा आएगा, उसमें हम करेंगे। चलें जी, टेस्ट आपका होगा अदर सोर्स का और कैपिटल गेन का। टैक्स क्रेडिट्स का चैप्टर निकालें जी। अब तो बुक्स आ गई हुई हैं, टैक्स क्रेडिट्स का चैप्टर वहां से निकाल लें। नहीं, हाँ कर दी भाई। ये जो फिजिकल वाले हैं टेस्ट की डिस्कशन अपलोड होगी हुई है यूट्यूब पे। डिस्कशन क्या है, 4-5 मिनट की है, 1-2 बातें थी उसमें, और तो कोई ऐसी चीज नहीं थी। अच्छा जी मोहतरम, इसमें आ जाएं। आज हम टैक्स क्रेडिट्स का न्यूमेरिकल करेंगे बस। अच्छा, पहला सफा जी किताब है, अब तो किताब का पेज 65, पहला सफा किताब का। क्या नाम है जी सेक्शन का? पहले सेक्शन का सेक्शन 71, सेक्शन 61 का नाम चैरिटेबल डोनेशंस। पहला सफा आ रहा है ना, चैरिटेबल डोनेशंस, बड़ा बड़ा करके, ये ऐसे देख लें, नजर आ रहा होगा, चैरिटेबल डोनेशंस। पहले सेक्शन का नाम बताएं। क्या मतलब? आप चैरिटी देंगे तो हुकूमत खुश होगी और आपको टैक्स माफ करेगी। क्लियर? अच्छा, जरा हिम्मत करके अगले सफे पे आए। सेक्शन 62 का नाम क्या है? किसको आज वाले नोट्स नहीं मिले? हाथ खड़ा कर दें। आज वाले नोट्स नहीं मिले 3 लोगों को। एंड पे पढ़े में भाई आप ब्लैक शर्ट ला दें।
अच्छा जी, अगले सेक्शन का नाम बोलें, क्या है? टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। भाई ये इस पिछली रो में भी दे दें, टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स क्या होती है? शेयर बेचना या शेयर खरीदना? सोचे शेयर एंड इंश्योरेंस का लफ्ज तो ना पड़े ना आगे, भी ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी आज। अच्छा, सेक्शन 61 क्या था? चैरिटी। सेक्शन 62 शेयर खरीदना, शेयर खरीदना। सेक्शन 62 ये छोड़ें। सेक्शन 63 बोलें क्या है? कंट्रीब्यूशन टू, यार ये आपको तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा पढ़ के भी। चैरिटी देना, शेयर खरीदना तो फिर भी पल्ले पड़ी थी बात, ये तो पता नहीं क्या है। कंट्रीब्यूशन टू, कुछ लोग अपनी पेंशन का इंतजाम खुद ही करते हैं, ये इंशाल्लाह पढ़ेंगे तफसील से। कुछ लोग अपनी पेंशन का इंतजाम खुद ही करते हैं। कंट्रीब्यूशन टू पेंशन, आमतौर पे तो पेंशन कौन देती है? हुकूमत देती है। अच्छा, ये हो गया कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड। अगले सफे पे आए, सेक्शन 60C। सेक्शन 60 मोहतरम, ये टैक्स क्रेडिट नहीं है, ये डिडक्टेबल अलाउंस है, ज़कात की तरह। ये क्या है? डिडक्टेबल अलाउंस। लेकिन ये इंटरेस्ट इनकम नहीं है, इंटरेस्ट इनकम नहीं है ये ना, मैं आपको इंशाल्लाह परसों तक पढ़ाऊंगा। ये इंटरेस्ट पेमेंट है। ये क्या है? इंटरेस्ट इनकम भी तो होती है और इंटरेस्ट पेमेंट भी तो होती है, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटरेस्ट पेमेंट है, बल्कि ऐसे कर लेते हैं, लिख ही लेते हैं, डिडक्टेबल अलाउंस फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन हाउस लोन। ये जरा मतलब बता दें क्या बना? इंटरेस्ट पेड ऑन हाउस लोन। किसी बंदे ने घर बनाने के लिए क्या लिया? उस लोन पे बैंक को क्या पे किया? इंटरेस्ट पे किया। कमा रहे दे रहे, खमा रहे दे रहे, कमा नहीं रहा। बस दोबारा जरा नजर मारें सारे। सेक्शन 61 क्या है? ये नंबर याद नहीं करने, लेकिन फिलहाल रेफरेंस के लिए याद करवा रहा हूं। बिल्कुल याद करके क्लास से निकल के भूल जाने, क्लास में थोड़ा याद करने की कोशिश करें जरा। सेक्शन 62 क्या है? टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। सेक्शन 63 क्या है? कंट्रीब्यूशन टू पेंशन, पेंशन अपनी कंट्रीब्यूट की। और सेक्शन 60C क्या है? इंटरेस्ट पेड ऑन हाउस लोन, ज़कात की तरह माइनस करने की। क्योंकि क्या ये टैक्स क्रेडिट है या डिडक्टेबल अलाउंस है? डिडक्टेबल अलाउंस है। अच्छा जी, अब आप हजरात, अब आप आ जाएं, इसका न्यूमेरिकल हम करते हैं। न्यूमेरिकल इसका है पेज नंबर 74 पे, एग्जाम्पल 4 मिल गई? पेज 74 पे एग्जाम्पल 4। चलें जी, रजिस्टर निकाल लें, कैलकुलेटर निकाल लें, शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, आप लोगों ने बस सोल्यूशन ही देखना है साथ साथ, किसी तरह ये मैनेज कर लें। सोल्यूशन ही देखना साथ साथ, रजिस्टर ऊपर रख लें, कुछ रख लें, सोल्यूशन देखना नहीं है। मिस्टर यासिर हैज डिस्क्लोज, नोट्स में ना आखिरी पता नहीं किस सफ़े पे होगा, देख लें, शायद एंड पे हो। मिस्टर यासिर हैज डिस्क्लोज, ये मैंने आपको नोट्स तो धूरे दिए हैं क्योंकि अब आप बुक ले लेंगे जाके, तो एक दो दिन आपका गुजारा चल जाए इसलिए दिए हैं। मिस्टर यासिर हैज डिस्क्लोज टोटल इनकम ऑफ 2.2 मिलियन। और इस तरह के सवाल प्लीज़ मत पूछें कि पुरानी वाली बुक चल जाएगी। वो भाई इतनी ज़्यादा चेंजेस हुई हैं छोटी छोटी मुख्तलिफ जगहों पे, आप तो अपने स्यापा ही पड़ा रहेगा आपको। मिस्टर यासिर हैज डिस्क्लोज टोटल इनकम ऑफ 2.2 मिलियन फॉर टैक्स ईयर 2013। यासिर ने टैक्स ईयर 2013 के लिए 2.2 मिलियन की इनकम ली, टोटल इनकम कमाई है। एंड पेड ज़कात ऑफ 2 लाख, और 2 लाख की क्या पे की है? ज़कात पे की है। ही हैज़ फर्दर इन्फॉर्म्ड यू ही मेड अ डोनेशन ऑफ 50,000 टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थ्रू क्रॉस चेक। ये बता दें कौन सा सेक्शन था? पेपर में याद नहीं करना, इस क्लास की हद तक जरा याद कर लें थोड़ी देर के लिए। सेक्शन 61 लिख लें।
तो 50,000 की डोनेशन दी है इसने, इस पे से क्या माफ होगा? टैक्स माफ होगा। ओके। ही परचेज शेयर्स ऑफ अ न्यू लिस्टेड कंपनी ऑन रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान फॉर ₹90,000। दीज आर परचेज ऑन 13 जुलाई 12। 13 जुलाई 12 ठीक है, हमारे साल में ही गिरता है। ऐसा ना कहिएगा, पहली 2 क्लासें रिवाइज करानी पड़ेंगी। 1 जुलाई 12 को साल हमारा शुरू हो गया था शायद, तो 13 जुलाई 12 हमारा साल ही बनता है। हमारे साल में आपने क्या खरीदे हैं? शेयर। सेक्शन 62 कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड, ये भी समझ नहीं आ रही क्या चीज है, लेकिन सेक्शन 63 ही पेड इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, इसका सेक्शन 60C था। 60C असल में लॉ में पहले नहीं था, बाद में आया था। असल में शायद आपको याद हो, ज़कात वाला सेक्शन 60 था, आपको तो नंबर याद नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए याद। ज़कात वाला सेक्शन शायद 60 था, तो उसी से आगे चलते चलते 60C है ये। तो इट्स ओवर। सवाल शुरू करें, सवाल करें। टोटल इनकम से शुरू करते हैं, टोटल इनकम से शुरू करते हैं, और पहले ना माइनस करेंगे ज़कात और ये, हाँ बाद में टैक्स माफ करना शुरू करेंगे, क्योंकि इसका नाम भी क्या है? डिडक्टेबल अलाउंस, और ज़कात का नाम भी क्या है? डिडक्टेबल अलाउंस, और इसका नाम भी डिडक्टेबल अलाउंस। वो ऊपर लिख लें मिस्टर यासिर, इनकम एंड टैक्स देयर ऑन टैक्स ईयर 2000, जो भी आप लिखते होते हैं सारा। अच्छा जी बताएं भाई, तो यार इसमें ना देखें, कोई ना कोई इसकी सैलरी बिजनेस होगी, पेपर में नहीं ऐसे लिखना, लेकिन वैसे बता रहा हूं, कोई ना कोई इसकी सैलरी बिजनेस वगैरह होगी, कर करा के फिर एंड पे ये किस पे पहुंचा होगा? टोटल इनकम। टोटल इनकम बता दें यार कितनी है? 2.2 मिलियन। अच्छा, और ज़कात कितनी पे की है? 2 लाख। इसमें ना ज़कात को पहले हम माइनस कर दिया करेंगे। ज़कात कितनी आ गई जी? अच्छा, ज़कात माइनस करके ना आपने एक फिगर निकाला करनी है आगे दोबारा, डेट इज 2 मिलियन। ज़कात माइनस करके भी एक फिगर निकालनी है आपने। नोट कर लिया यहां तक? इधर आ जाओ। नहीं, नीचे क्लोज नहीं करनी लाइन। लाइन जब क्लोज करनी होगी मैं बताया करूंगा, इस तरह लाइन नहीं क्लोज करनी। लाइन क्लोज करने का मतलब होता है बात खत्म होगी नहीं, अभी तो चल रही है आगे। ओके, आप बताएं जी, ही पेड ऑन इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन अमाउंटिंग टू ₹1,20,000। अच्छा मोहतरम, अब मेरी बात सुने, ये डिडक्टेबल अलाउंस तो है, लेकिन ज़कात की तरह नहीं है कि सारा ही 1,20,000 माइनस कर लो। ये ज़कात की तरह नहीं है कि सारा ही माइनस कर लो, बल्कि लॉ मेकर कहता है यार ये फिगर है, इसको 2-3 फिगर से कंपेयर करवाऊंगा मैं आपको। जैसे इनकम प्रॉपर्टी के चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ा था, एक जगह 4% ऑफ रेंट और पता नहीं क्या, 2 में से फिर लोअर करते थे। तो कभी कभी जब लॉ मेकर ने कंजूसी दिखानी हो ना, तो जो चीज़ माइनस करवाना चाह रहा होता है उसमें लोअर का रूल डाल देता है, और कई दफ़ा लॉ मेकर ने टैक्स ज़्यादा लेना हो तो हायर का रूल डाल देता है, लेकिन वो इनकम वाली साइड पर डालता है। तो अक्सर जो चीज़ें न्यूमेरिकल्स में ऐड होती हैं उनमें हायर डाला होता है लॉ मेकर ने, और अक्सर जो चीज़ें न्यूमेरिकल में लेस होती हैं उनमें लोअर डाला होता है। लेकिन छोटे बात पता नहीं किस साइड में निकल गई। ज़कात क्या क्या इजाज़त है? पूरी माइनस करने की इजाज़त है, लेकिन 1,20,000 पूरा नहीं माइनस हो सकता। 1,20,000 पूरा जाके देखते हैं जी, 1,20,000 पूरा माइनस करना है या कोई और तरीका बना के दिया लॉ मेकर ने हमें। आप ना जाएं, छोड़ें पर बस। ये कौन सा सेक्शन है जी? इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन। द अलाउंस शेल बी लोअर ऑफ। तो ठीक है, उसने अपना कोई रूल बना के दे दिया, वो रूल देख लेते हैं। प्रॉफिट पेड बाय पर्सन इन द ईयर, वो बताएं कितना है प्रॉफिट पेड बाय पर्सन इन द ईयर? प्रॉफिट है, इंटरेस्ट इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है इसलिए वो तो प्रॉफिट का लफ्ज लिखेगा। तो प्रॉफिट पेड बाय पर्सन इन द ईयर बोले, या 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम। अब ये अपनी तरफ से हमें निकालनी पड़ेगी अभी, या एक फिक्स अमाउंट है कितनी? 2 मिलियन। ये अमाउंट्स याद करनी पड़ेंगी, लेकिन कोई तरीका आपको बता दूंगा, ये अमाउंट्स भी इजीली याद हो जाती हैं। अच्छा बताएं जी, इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन पूरा माइनस करने की इजाजत है या तीनों में से लोअर? 1,20,000 या 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम या 2 मिलियन। चलें जी,
कितना वैसे हमारा एक्चुअल कितना है? लेस इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन सेक्शन 60C कैसे माइनस करने की इजाजत है? लोअर ऑफ। क्लियर? अच्छा, 3 अमाउंट्स उसने लेने को कहा है। नंबर 1 एक्चुअल कितनी? 1,20,000 जितना उसने इंटरेस्ट पे किया। ये फिगर तो आपकी आ जाया करेगी क्वेश्चन से, तो मैं आपके हिंट के लिए यहां लिख देता हूं आगे क्वेश्चन से। ये फिगर तो आपकी क्वेश्चन से आ जाया करेगी। अच्छा, दूसरी फिगर उसने क्या कहा था, किसी को जुबानी याद हो? 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम। अच्छा मोहतरम, इसमें सवाल ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है, ना आप लोगों ने पूछने हैं ना ऑनलाइन वालों ने। सवाल ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है। कुछ जगह ना बंदे की मजबूरियाँ होती हैं, और आपको पता है हर बंदे के साथ मजबूरियाँ लगी हुई हैं। अब मजबूरी हमारी ये है कि वो कह रहे 50% आपने लेना है टैक्सेबल इनकम का, वो भी निकली नहीं, क्योंकि ज़कात की तरह ये भी डिडक्टेबल अलाउंस है, तो वो भी निकली नहीं। इसलिए लोग कहते हैं कि बस ज़कात माइनस करके जो फिगर आए ना उसी पे परसेंटेज लगा दिया करें। मजबूरी है, जो फिगर आई नहीं, जो 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 रास्ता देखा ही नहीं, अब उस पर कैसे जाएं हम? तो इसलिए मजबूरन अभी टोटल इनकम में से जो ज़कात माइनस हो गई, अगर ना ज़कात माइनस हुई होती तो हम 22 लाख पे 50% लगा देते। तो 50% आप लगा दें बस इसी 2 मिलियन पे। 50% ऑफ 2 मिलियन बोलें जी 1 मिलियन। अच्छा, ये 2 मिलियन हमारे सवाल वाला है, एक और 2 मिलियन भी है, वो मिक्स ना कीजिएगा। ये 2 मिलियन कौन सा था? हमारे सवाल वाला। एक 2 मिलियन लॉ में भी है, वो कितना है? ये वाला। प्लीज मिक्स तो नहीं कर देंगे ना? ये तो 2 मिलियन किसका है? इसका है। अगर इधर 3 होता तो हम यहाँ 3 मिलियन लिख देते। और तीसरी फिगर बता दें जी क्या है? 2 मिलियन। अब लोअर बेचारा इतना लोअर है कि चुप करके कह रहे हैं मैं ही लोअर हूं। 10 लाख, 20 लाख, 1,20,000, तो 1,20,000। 188,000 अच्छा मोहतरम, अब जो मैं बात कर रहा था ना वो दोबारा सुने। असल में लॉ मेकर पता है क्या चाहता है? आप टैक्सेबल इनकम का 50% लें, लेकिन मजबूरी पता है क्या है कि टैक्सेबल इनकम अभी निकली। इसलिए लॉ में थोड़ा सा लूप होल है, तो लोगों की राय है कि आप जो है वो बस इसी फिगर के ऊपर जो है 50% लगा दिया करें। क्या माइनस करके? ज़कात माइनस करके। चलें जी। अच्छा, ज़कात और इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन दोनों का नाम बोलें, क्या है? डिडक्टेबल अलाउंस। न्यूमेरिकल में कहाँ माइनस की जाती हैं? देखें इधर देखें, टोटल इनकम से टैक्सेबल इनकम के दरमियान माइनस की जाती हैं। इन चीज़ों का नाम क्या होता है? डिडक्टेबल अलाउंस। और ये जो माइनस करनी होती है फिगर मोहतरम, ये ज़कात पूरी माइनस करनी होती है जी बिल्कुल, लेकिन ये वाली फिगर आपने कितनी माइनस करनी है? लोअर ऑफ करके। और ये फिगर्स आपको याद होगी होंगी, एक्चुअल 50% या 2 मिलियन। वो भी देखेंगे हम, कभी कभी कर लेते, कभी हमें खुद जाके जमा करानी पड़ती है। हर सूरत में अगर ये ज़कात उशर ऑर्डिनेंस के खजाने में पहुंच गई है हुकूमत के, तो फिर माइनस करने की इजाजत है। वैसे जो हम गरीबों को या किसी को देते हैं वो माइनस करने की इजाजत नहीं है। ये तो ज़कात की एक बात पूछ ली थी इन्होंने। वापस आ जाओ आगे जी, सवाल में क्या है? क्रॉस चेक है, कंपनी के शेयर्स हैं, अप्रूव्ड पेंशन फंड है, इन पे क्या माफ होगा? भाई टैक्स माफ कैसे हो सकता है जब तक टैक्स ना निकले? तो इसलिए बजाय कि अब हम सवाल की तरफ जाएं, हमें चैप्टर 4 बुला रहा है। आवाज आ रही है? चैप्टर 4 बुला रहा है। आवाज आ रही है? जैसे ही मार रहे हैं आ रही है आवाज। अच्छा, चैप्टर 4 बुला रहे हैं हमें। क्या कह रहे हैं? अच्छा यार, अब एक चीज बता दें, आज तो अजीब सा ही सिनेरियो आ गया। सैलरी तो सवाल में गिवन ही नहीं है, तो अब क्या टेबल 1 2 में से कौन सा लगाएं? भाई फिर नहीं होगी सैलरी, अब क्या करें? सैलरी नहीं होगी इसकी, तो फिर टेबल 1 ही लगा दें। अब क्या करें? तो पता ही नहीं चला सकते हम टेबल 1 लगाना या 2, तो इसलिए मजबूरन फिर टेबल 1 ही लगा दें। सैलरी है ही नहीं, तो टैक्स टेबल 1 के मुताबिक 1880000 पे
किधर है 1.8 मिलियन? 4 में 70,000 जमा 15% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। जी 1880000 12 लाख का डिफरेंस 6 लाख 1,72,000। चलें जी इधर आ जाए। अब हमने क्या माफ करना है जी? टैक्स माफ करना है। टैक्स निकलेगा तो माफ करेंगे, साथ तरह से कहें टैक्स निकलेगा तो माफ करेंगे। कोई नहीं, इसी तरह जान पहचान बनती है। नया बंदे खैर है, बोले टैक्स निकलेगा तो माफ करेंगे। तो टैक्स निकल आया, अब हमने टैक्स क्रेडिट निकालने हैं, ठीक है। लेकिन डिडक्टेबल अलाउंस के लिए टैक्स निकालना जरूरी नहीं था, बताएं साथ वाले को। लेकिन डिडक्टेबल अलाउंस के लिए टैक्स निकालना जरूरी नहीं था, क्योंकि वो टोटल इनकम में से माइनस करना था। अधूरी बात है, थक जाते हैं बोलते बोलते अब। अच्छा जी, 50,000 रुपया हमने डोनेशन दी है और नए शेयर खरीदे हैं, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड किया है। तो हमने टैक्स क्रेडिट निकालने हैं। टैक्स क्रेडिट यूएस का मतलब मैं लिख रहा हूं अंडर सेक्शन, यूनाइटेड स्टेट्स नहीं, अंडर सेक्शन 61। लेकिन नंबर तो आपने याद नहीं रखना, इसलिए मैं आगे लिख देता हूं चैरिटी। और टैक्स हमने माफ करने हैं अंडर सेक्शन 62। शेयर्स बाय किए हैं आपने, शेयर्स खरीदने पे हुकूमत खुश होती है, तो शेयर्स खरीदने पे टैक्स माफ करने लगी है। और इधर देख लें अगर आए में, तो अंडर सेक्शन 63 कोई अप्रूव्ड पेंशन फंड की बात हो रही है। तो कितने टैक्स क्रेडिट निकालने हैं? 3, वर्किंग 1, वर्किंग 2 और वर्किंग 3। और फिर देखेंगे 1,72,000 1,72,000 में से इसने हुकूमत को कितना जमा कराना है। चलें जी, वर्किंग 1 टैक्स क्रेडिट ऑन चैरिटी, टैक्स क्रेडिट ऑन चैरिटी। दूसरा जी टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। तीसरा जी टैक्स क्रेडिट ऑन अप्रूव्ड पेंशन। ये पता नहीं क्या चीज होती है, देखेंगे फिर कभी। टैक्स क्रेडिट ऑन अप्रूव्ड पेंशन। अच्छा जी, फॉर्मूले तीनों के एक ही हैं, ए ओवर बी इंटू सी या आ ओवर बा इंटू सा। ए ओवर बी इंटू सी। ओके, ए तो होगा हमारा टैक्स, कितना है जी? हमारा या यासिर का? यासिर का। और बी क्या होगी? टैक्सेबल इनकम। क्या होगी? ये वाली जो एंड पे रियल वाली टैक्सेबल इनकम निकली है, जिसको आपने डबल अंडरलाइन करके सीट बेल्ट बना दी है। 1,880 ए टैक्स। इसमें ना 2-2 3-3 लाइनें नीचे छोड़ी नहीं है मैंने अभी। अच्छा, सी अभी लिखेंगे, सी सब्र कर जाए, सी अभी लिखेंगे। ए बोले 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 172,000 क्या है? टैक्स। और बी टैक्सेबल इनकम, इधर होगी थी, इधर
अच्छा ये जो सी है ना, सी बड़ा सी है, सी इज लोअर ऑफ, सी इज लोअर ऑफ, सी इज लोअर ऑफ। ये माइक में डिस्टॉर्शन नहीं हो रही थी। अच्छा चलें, ये जानबूझ के सी को खींचा जा रहा था। और भी किसी ने करना है तो कर लें, सारे कर लें। अब आगे इस लोअर ऑफ भी बोल दें। क्या हुआ? तो इधर हो जाए, नजर नहीं आ रहा तो। ओके चलें जी, अब सी इज लोअर ऑफ में खुद देखें या लॉ से हेल्प ले लें? लॉ से हेल्प ले लें, जाके बस देखें। ये जरा फिगर एक ज़बानी याद कर लें, सवाल में से उठा लें। चैरिटी कितनी दी है हमने? 50,000 रुपया। अब कौन सा सेक्शन खोलूं? चैरिटी वाला तो पहला ही है, सेक्शन 61। सेक्शन 61 में क्या लिखा हुआ है? सी इज, सेकंड लास्ट कॉलम है ना, सी इज लोअर ऑफ। अमाउंट ऑफ डोनेशन बता दें, अमाउंट ऑफ डोनेशन, अमाउंट ऑफ डोनेशन कितनी है? इसको छोड़ें, अभी इसको छोड़ें। वेयर द पर्सन इज इंडिविजुअल, यासिर यासिर है, हाँ मिस्टर इंडिविजुअल है। वेयर द पर्सन इज 30% ऑफ, बस आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। बता दें किन में से लोअर ऑफ? अमाउंट ऑफ डोनेशन या 30% ऑफ, और ये क्या है? टोटल फॉर्मूला क्या है? अभी फिलहाल हमें किससे कंसर्न है? इज लोअर ऑफ, सी इज लोअर ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ डोनेशन, या ये आप टैक्सेबल इनकम सही वाले निकल आई हुई, अब वो हमारी मजबूरी कोई नहीं है। ये 1880,000 मजबूरी कभी कभी होती है। 564 गाय, इन दोनों में से लोअर कौन सा है? 50,000। यहां लिख दो 50। फॉर्मूले में पुट करें, फॉर्मूले में पुट करें तो 50,000 इज सी इज लोअर ऑफ में आ गया। आप बता दें जी, कैलकुलेटर पकड़ के 1,72,000 डिवाइडेड बाय 18,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 जी कितना? 4575 4574। लड़ा ना करें, 1 रुपया साथ वाले को दे दिया कि नहीं, राउंडिंग का डिफरेंस आ रहा हो तो चुप करा दिया कि नहीं। अच्छा जी बताएं भाई, अब कितना टैक्स माफ होगा? हमारे शहजादे को 4,000 के करीब टैक्स क्या हो गया? माफ हो गया। अब इसने 1,72,000 जमा करवाना है या 4,000 टैक्स माफ हो गया है? 4574 टैक्स से माफ हो गया। चलाएं आगे गाड़ी। अफसोस नहीं हो रहा है इससे, आज 2-3 लाइनें याद करनी पड़ेंगी वो अदर सोर्स के आखिर में, इंटरेस्ट इनकम वाली। और ये फिर ये ला हाथ से करना भी एक दफा। ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल आप हाथ से नहीं करेंगे तो फिर चैप्टर 19 के बड़े बड़े न्यूमेरिकल नहीं होंगे। अभी आपको कैपिटल गेन वाला कासिम वाला न्यूमेरिकल भी रहता है जो मैंने क्लास में पहले दिन कराया था, इब्तिसाम वाला भी रहता है।
जो साथ साथ कराए थे व्हाइट बोर्ड पे। अभी तो प्रॉपर्टी के चैप्टर का क्वेश्चन 14 ही आपके अंदर नहीं उतर पा रहा लैंड के केस में। अच्छा चलें आगे। अगला जी कौन सा है? सेक्शन 62। आसान चीजें हैं, प्रॉपर्टी में भी आसान चीजें थी, ऐसे ही मैं आपको तंग कर रहा था। 90,000 रुपया जी आपने नई कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं, 90,000 रुपया। तो देखते हैं जिसमें सी इज लोअर ऑफ क्या है सेक्शन 62 में, दूसरे सफे पे होगा ना चैप्टर के। सेक्शन 62 सी इज, लेकिन जितना पढ़ाऊंगा सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द शेयर्स, आगे ना पढ़िएगा, आगे ना कुकड़ू कुकड़ू नहीं पढ़ना। कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द या 2 मिलियन, तीनों में से जो, और आपको पता है अक्सर हमारी ये वाली फिगर वैसे लोअर आ रही है जब से शुरू कॉस्ट, लेकिन कोई नहीं देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द शेयर्स बताएं। 90,000 या 2 मिलियन। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द शेयर्स बोले या, अब तो कोई मजबूरी नहीं है ना, अब तो ये वाले टैक्सेबल इनकम उठा सकते हैं हम, पहले मजबूरी में ये उठाई थी। क्या आ गया जवाब? 76,000 या कुछ छोटी सी फिगर यहां नजर आ रही है तो ढूंढे। 90,000 इसे ऊपर ले जाएं, सबने ऊपर जाने ना, तू आज ही ऊपर चल, मैंने नहीं जाना, चल। अच्छा जी, अब आप बता दें क्या जवाब आ रहा है। 8,234 रुपए टैक्स माफ हो गया। चलें जी आगे। तीसरा क्या है जी? अप्रूव। ये जरा बताएं कितनी फिगर है इसकी एक्चुअल? 70। वो जरा हाथ खड़ा करें जबकि क्लासें शुरू हुई हैं, छुट्टी नहीं की, ऐसे लोग चाहिए, जबरदस्त। अच्छा यही आपको तीसरे सफे में मिलेगा किताब का पेज 67। सी इज लोअर ऑफ प्रीमियम पेड बाय पर्सन इन द ईयर। अभी अब क्या मैं बताऊं, अब ये कंट्रीब्यूशन टू एप्रूव्ड पेंशन फंड अभी हमने पढ़ा ही नहीं, तो प्रीमियम का लफ्ज भी समझ नहीं आएगा। बहरहाल शायद आपको पता चल रहा हो ये कौन सी फिगर को रेफर करना चाह रहा है। पहली वाली फिगर को 70,000 को करना चाह रहा है, बस 70,000 ये हो गया। प्रीमियम पता नहीं क्या लफ्ज होता है, और 20% ऑफ द पर्सन फॉर, ये हाउएवर ना पड़िएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा आपको। तो रेलिवेंट टैक्स ईयर के कितने परसेंट लेने जी? 20%। चलें जी बताएं। 70 या 20% ऑफ, क्या आ गया जी? आप बता दें दोनों में से लोअर कौन सा है? 70,000। 64। तो ये मैंने ब्लू मार्कर से तीनों टैक्स क्रेडिट निकाल लिए हैं, 1 2 3, 6404। ओवर जी। कैलकुलेशन करने के लिए बंदे रखे हैं या अपना कैलकुलेटर है? 152788। जिसने कैलकुलेशन खुद नहीं की वो मत लिखे टोटल, उसको इजाजत नहीं है मेरी तरफ से, यहाँ मत लिखे। आप लोग बता दो जिसने 152788। वो बंदे मैं पकड़ने आ रहा हूँ जिनका कैलकुलेटर नहीं है और उन्होंने 152 यहाँ लिखा है। कहाँ है कैलकुलेटर? नहीं लिखा। मतलब ये है कि कैलकुलेटर निकालो और लिखो, मतलब ये नहीं है कि कहने का कि लिखो ही ना, ये हद होगी है।
क्या चीज? नहीं कर लो छेड़ लो उसे तुम, और साथ नहीं बैठा हो ना, पंगे ले रहे हो। हाँ जी, टेबल 1 हो गया, सैलरी नहीं है। निकाले जी सेक्शन 61। ये मैं अभी बताने लगा हूं। अच्छा जी, सेक्शन 61 निकाल लें भाई, चैरिटेबल डोनेशंस। अच्छा भाई, ये चैप्टर जो है ना, इस चैप्टर में तो मेन सेक्शन ही मैंने डब्बे में डाले हुए हैं, तो भी ये ना मैसेज कर दीजिएगा ये डब्बा याद करना है या नहीं। यही तो डब्बा याद करना है, ये भी नहीं याद करना, फिर और क्या करना है। इधर सेक्शन ही पूरा डब्बे में डाला हुआ है ताकि जरा प्रेजेंटेशन अच्छी हो, ये सारा याद करना है। अ पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू अ, आपको इजाजत होगी टैक्स माफ कराने की, फॉर अ टैक्स ईयर, किसी भी साल, फॉर अमाउंट पेड, या आप पैसे डोनेट कर दें, या आप क्या डोनेट कर दें, प्रॉपर्टी, या वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कर दें। वैसे चैरिटी तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ही होती है। वॉलंटरी का मतलब ये फोर्सफुली तो नहीं, कोई चंदा लेता जाके आपके सर पे, ओए चंदा निकाल, फिर आप यही कहते हैं यार वो चंदा जा रहा है, ले जा यार उन्हें। तो चंदा आमतौर पे क्या दिया जाता है? चंदा, चंदा, रोकड़ा, चंदा, चंदा, चंदा क्या दिया जाता है? बोले ऐसा वॉलंटरी, आप अपनी मर्जी से देते हैं, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। और सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का लफ्ज बताएं। सब्सक्रिप्शन जैसे मैगजीन वगैरह इन लोगों ने सब्सक्राइब किए होते हैं मंथली, या अखबार सब्सक्राइब की होती है, इसी तरह कुछ लोग इतने सखी होते हैं कि उन्होंने सब्सक्रिप्शन करा ली होती है कि मंथली हर नॉन प्रॉफिट इदारे को मेरे पैसे में से, तनख्वाह में से इतना दे दिया करूंगा। तो कई अल्फाज इस्तेमाल होते हैं डोनेशन के लिए। कौन कौन से बोलें? डोनेशन का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, और सब्सक्रिप्शन का लफ्ज इस्तेमाल होता है। आपने किसी नॉन प्रॉफिट इदारे के पास जाके अपने आप को सब्सक्राइब करा लिया, अब हर महीने वो आपसे आके पैसे ले जाते हैं। अच्छा, ये अब डोनेशन आप दे किस किस को सकते हैं? ये नहीं कि साथ वाले को आप पैसे दे के कहें यार समोसे खा ले, तो ये भी डोनेशन होगी। तो डोनेशन आप दे किस किस को सकते हैं, ये जरा सुन लें। एनी बोर्ड ऑफ और एनी यूनिवर्सिटी इन, लेकिन प्लीज ये नहीं कि आप यूएमटी में जाके जो है उनको डोनेशन दे रहे हो, ये नहीं। फास्ट वालों को जाके डोनेशन दे रहे हो, ये नहीं। एस्टेब्लिश्ड बाय फेडरल और प्रोविंशियल लॉ। बाय का मतलब है कि उन्होंने बनाई, अंडर का मतलब है वो बाद में बनी खुद थी, बाद में इनके अंडर आके जो है वो अपने आप को चलाने लगी। बाय और अंडर के लफ्ज का कोई इतना छोड़ें। अच्छा जी, सिर्फ कौन से बोर्ड ऑफ एजुकेशन को? जो हुकूमत चला रही है। कौन सी यूनिवर्सिटी को? जो हुकूमत चला रही है। फेडरल और प्रोविंशियल लॉ, जैसे यूईटी वगैरह है या और यूनिवर्सिटीज हैं, तो बहरहाल उनके नाम नहीं याद करने आपने। एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्रिंसिपल साहब को कहें प्रिंसिपल साहब ये फीस तो आपने मेरे से ले ली, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है आपको डोनेशन भी दे दूं। नहीं 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 नहीं, अगर आप राइस को डोनेशन देंगे तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। हालांकि राइस क्या है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसी तरह डॉक्टर्स हॉस्पिटल है, ये नहर के ऊपर अगर आप चले जाएं, कैनाल जिससे आप इंग्लिश में कहते हैं, तो इस इधर भी जाके आप डोनेशन देंगे तो आपको डोनेशन देंगे तो आपको कोई टैक्स माफ नहीं होगा। क्यों? आगे जरा पढ़ता हूँ। और रिलीफ फंड, रिलीफ फंड तो अक्सर आपने सुना होगा, जलजला जदगान के लिए रिलीफ फंड बना हुआ है, सैलाब जदगान के लिए रिलीफ फंड बना हुआ है। लेकिन यार, चाहे आप तालीमी इदारे को पैसे दें, चाहे हस्पताल को पैसे दें, चाहे रिलीफ फंड को पैसे दें, ये एस्टेब्लिश होना चाहिए पाकिस्तान में हुकूमत की तरफ से। यहाँ लोकल गवर्नमेंट का लफ्ज भी ऐड हुआ है, ऊपर लोकल गवर्नमेंट का लफ्ज नहीं था। तो ये किसकी तरफ से होना चाहिए? क्लियर?
तो देखें, चाहे ये हो, 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 चाहे ही हो जाए। अच्छा, तो सारी सूरतों में बोले 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 किसको देने आपने? हुकूमत के इदारों को। और मोहतरम, आप किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी डोनेशन दे सकते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। अभी कोई एग्जांपल जिसकी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसकी डेफिनेशन हमारे सिलेबस में है, वो हम पढ़ेंगे। नॉन प्रॉफिट इदारे को भी आप डोनेशन दे सकते हैं। यार कोई एग्जांपल्स हमारे सिलेबस में नहीं है, टाइम में जाया करें। और एनी पर्सन एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 100C। शुक्र है ये बंदे भी हमारे सिलेबस में नहीं है। ये वाहिद ऐसा सेक्शन है जिसका नंबर याद करना पड़ेगा। एनी पर्सन्स एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 100C। वो लोग जिनको टैक्स माफ करना चाहती है हुकूमत अंडर सेक्शन 100C, उनको भी आप डोनेशन दे सकते हैं। ज्यादा शौक चढ़ रहा है तो गूगल पे जाके लिख दें सेक्शन 100C ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, तो इदारों के नामों की लिस्ट आ जाएगी। तो वो जो इदारों के नामों की लिस्ट है, उन लोगों को अगर आप डोनेशन दे दें तो आपको टैक्स क्या हो जाएगा? डोनेशन पे माफ हो जाएगा। लेकिन उन इदारों के नाम हमने याद नहीं रखने, ना हमने कहीं ढूंढने पढ़ने हैं। और एंटिटीज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड फंड्स मेंशन्ड इन, ये इदारे ही होते हैं, एंटिटीज, ऑर्गेनाइजेशन, फंड्स मेंशन्ड इन 13th शेड्यूल ऑफ द। अब ये पता नहीं क्या चीज है 13th शेड्यूल ऑफ ऑर्डिनेंस। फर्स्ट शेड्यूल वैसे आपको पता होगा फर्स्ट शेड्यूल क्या है? ये देखें फर्स्ट शेड्यूल, चैप्टर 4 में लिखा हुआ था फर्स्ट शेड्यूल। अब लॉ में तो फर्स्ट शेड्यूल भी होगा, सेकंड भी होगा, थर्ड भी होगा, फोर्थ भी होगा, फिफ्थ भी होगा, सिक्स्थ भी होगा, 10th भी होगा, 11th भी होगा, 12th भी होगा, 13th भी होगा। तो वो जो 13th शेड्यूल में इदारों के नाम दिए हुए हैं, अगर आप उनको जाके क्या कर दें, अगर उन इदारों को जाके क्या दे दें? डोनेशन दे दें। अब जहन में बिल्कुल ये सवाल ना आए कि ये तजस्सुस हमें बढ़ता जा रहा है कि 100C में भी कोई इदारों के नाम लिखे हुए हैं और 13th शेड्यूल में भी इदारों के नाम लिखे हुए हैं, तो इन दोनों में कौन से इदारे हैं और उन दोनों इदारों में क्या फ़र्क है? ये तजस्सुस अगर बढ़ता जाएगा, जितना बढ़ता जाएगा उतना सिलेबस के स्कोप से बाहर निकलते जाएंगे, जितना बढ़ता जाएगा उतना सिलेबस के स्कोप से बाहर निकलते जाएंगे। अच्छा जी, जल्दी जल्दी अब इन बातों को इधर ही याद कर लें, जल्दी बताएं। बोर्ड ऑफ एजुकेशन और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करें, इधर उधर की बातों में टाइम ज़ाया नहीं करते। बोर्ड ऑफ एजुकेशन और यूनिवर्सिटी, नंबर एजुकेशन इदारा, हॉस्पिटल और रिलीफ फंड। अगली चीज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अलग चीज है। एनी पर्सन जो एलिजिबल है टैक्स माफ होने के लिए अंडर सेक्शन 100C, और जो इदारे जिनके नाम किस शेड्यूल में है, अगर इन लोगों को आप क्या कर दें पैसे, तो आपको क्या माफ हो जाएगा? और आपको जो टैक्स माफ होगा वो इस पैटर्न के ऊपर निकलेगा और ये आपको टैक्स माफ हो जाएगा। 172 पे करने जा रहे होंगे, पे करके कितना आ जाएंगे? 152। ओवर जी, खत्म।